हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने धारा 6 सीपीसी धन संबंधी अधिकारिता के संदर्भ तक बताया था। आज मैं धारा 7 से अग्रिम धाराएं बताऊंगा। धारा 7 सिविल प्रोसीजर कोड प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से संबंधित है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय उन न्यायालयों पर जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अधीन या बरार लघुवाद न्यायालय विधि 1905 के अधीन गठित है, या उन न्यायालयों पर जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग उक्त अधिनियम या विधि के अधीन करते हैं, या भारत के किसी ऐसे भाग के जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है, उन न्यायालयों पर जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित उपबंधों का विस्तार नहीं होता। अर्थात इस संहिता के पाठ के उतने अंश को जो उन वादों से संबंधित है लघुवाद न्यायालय के संज्ञान में अपवादित हैं, स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित हैं। निम्नलिखित धाराओं का अर्थात धारा 9, धारा 91 या धारा 92 या धारा 94, 95 जहां तक भी हैं, स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश हो, व्यादेश हो, स्थावर संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति अथवा धारा 94 के खंडनामा में निर्दिष्ट अंतर्वर्ती आदेशों को प्राधिकृत करती है या उनसे संबंधित है, तथा धारा 96 से धारा 122 तक की धाराओं और धारा 115 का है। यानी कि प्रोविंशनल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट कोड धारा 7 में डिफाइन किया गया है। धारा 8 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय है धारा 8 में, और इस प्रकार धारा ये जो प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, ये धारा 1 से 8 तक है। अब आते हैं हम पार्ट फर्स्ट पर के साधारणतः वादों के विषय में। सूट्स इन जनरल, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेजुडिकेटा, न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय। धारा 9 जो है कि जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 9 सीपीसी में ये दे रखा कि जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, यानी कि कोर्ट्स ट्राई टू ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, यानी कि न्यायालयों को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। यानी कि अगर जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट देखें, स्पष्टीकरण फर्स्ट देखें कि यह बात जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित हैं, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। स्पष्टीकरण 2 में यानी कि एक्सप्लेनेशन 2 में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस या नहीं, अथवा पद या किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। तो धारा 9 कि कोर्ट ट्राई टू ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, यानी कि द कोर्ट शैल अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Explanation first, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit for civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of the question as to religious rites or ceremonies. Explanation second है, for the purpose of this section it is immaterial whether or not any fees are attached to the office and referred in explanation first, or whether or not such office is attached to a particular place. तो धारा 9 में ये जो है न्यायालय की अधिकारिता संबंधी संदर्भ में कि जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 10 में है वाद का रोक दिया जाना, यानी कि स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट यानी कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद भी विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद हैं, आगे कार्यवाही नहीं करेगा।
जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण: विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रभावित नहीं करता। यानी कि स्टे ऑफ सूट्स धारा 10 में, इस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है धारा 10, स्टे ऑफ सूट, यानी कि वाद का रोक दिया जाना। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इज इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant to the allied claimed or any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. Explanation: the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India trying a suit and is founded on the same cause of action. यानी कि धारा 10 में साफ साफ है बात का रोक दिया जाना, यानी कि पूर्वतन कोई बात योजित है और बाद में पश्चातवर्ती बात को योजित कर दिया है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो सेक्शन 10 की हम एप्लीकेशन देते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत और वो सूट को जो है वो रोक दिया जाएगा जो पश्चातवर्ती सूट है और पूर्ववर्ती सूट जो है वो एक्सीड करेगा। अब आता धारा 11 पूर्व न्याय, यानी कि रेजुडिकेटा। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स एंड जुडिशियल सिस्टम। पूर्व न्याय धारा 11 रेजुडिकेटा। रेजुडिकेटा को मैं आपको एक शेर के माध्यम से वो करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि बात जब बन जाए तो बात का मतलब ही क्या। बात जब बन जाए तो बात का मतलब ही क्या, यानी कि रेजुडिकेटा, यानी कि एक इशू यदि कोई डिसाइड हो गया तो उसको फिर दोबारा डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ववर्ती बाद में हो गया है, ये पश्चातवर्ती बाद में, तो बात जब बन जाए तो बात का मतलब ही क्या, यानी कि धारा 11 रेजुडिकेटा, यानी कि प्रांग न्याय। बात में भी बात करना है मुकर जाने की बात, यानी कि एस्टोपिल आ जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 आ जाता है। तो धारा 11 में क्या है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सार्थः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं या किसी पूर्ववर्ती बाद में के ऐसी न्यायालय में प्रत्यक्ष और सार्थक विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती बात का या उस बात का जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तो वही मैंने शेर आपको सुनाया कि बात जब बन जाए तो बात का मतलब ही क्या, बात में भी बात करना है मुकर जाने की बात। तो जब एक इश्यू डिसाइड हो चुका तो उसको दो नहीं। अब इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट है पूर्ववर्ती बात क्या है। पूर्ववर्ती बात पद ऐसे बात का द्योतक है जो प्रसंगत बात के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं। यानी कि मैंने दावा प्रस्तुत किया, एक फाइनल दूसरा दावा प्रस्तुत कर दिया, चाहे भले ही मैंने पश्चातवर्ती बात दाखिल किया हो लेकिन वो डिसाइड हो गया हो, तो वो जो है पूर्ववर्ती बात कहलाता है। एक्सप्लेनेशन दो है इसकी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन थर्ड है इसकी स्पष्टीकरण थर्ड है। ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती बाद में एक पक्षकार द्वारा विकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से प्रतिख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। स्पष्टीकरण 4, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती बाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था,
यह समझा जाएगा कि वह ऐसे बाद में प्रत्यक्ष अर्थात से विवाद रहा है। स्पष्टीकरण 5 में यह साफ साफ दे रखा कि बात पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिग्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाए। स्पष्टीकरण 6 में जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भाव पूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, वहां ऐसे अधिकार से हितवत सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमे करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। स्पष्टीकरण 7 में इस धारा के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी बात विवादक या पूर्ववर्ती बात के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिग्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण 8 कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है किसी पश्चातवर्ती बाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती बात का या उस बात का जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। तो धारा 11 यानी कि रेजुडिकेटा, अब मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको बताता हूं कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter is directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. तो धारा 11 रेजुडिकेटा सेक्शन 11। सेक्शन 12 आता है सीपीसी का अतिरिक्त बाद का वर्जन, यानी कि अतिरिक्त बाद के वर्जन के संदर्भ में जहां वादी किसी विशिष्ट बाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त बाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है और वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है कोई बात ऐसे बाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। यानी कि वायर टू फर्दर सूट where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action and he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। धारा 13 विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं है, यानी कि when foreign judgments not conclusive, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी के हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं या प्रत्यक्षतः न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चायक होगा जहां वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है, कार्यवाहियों के सकृत दर्शने स्पष्ट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनका वह लागू हो मान्यता देने से इंकार करने पर आधारित है। वे कार्यवाहियां जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, निर्णय में वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है और वह भारत में प्रवर्तित किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। तो ये विदेशी निर्णय वैन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव, यानी कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं है। ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू ट्राई एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title except where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, and B में where it has not been given on the merits of the case, C में where it appears on the face of proceedings to be founded on an incorrect view of international law or of a refusal to record the law of India in cases in which such law is applicable, and where the proceeding in which the judgment was obtained and any opposed to natural justice, and E may where it has been obtained by fraud or where it sustain a claim founded on a breach of any law in force in India। अतः धारा 14 में विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा, यानी कि प्रिजम्पशन एज टू बी फॉरेन जजमेंट्स, सेक्शन 14। न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है,
यदि अभिलेख से उसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह अवधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी अवधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। यानी कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड purporting to be a certified copy of a foreign judgment and that such judgments was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, and but such presumption may be displaced by the proving want of jurisdiction. अब आता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वाद करने का स्थान इन प्लेस ऑफ सुइंग। धारा 15, वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किए जाए। धारा 15 में सेक्शन 15 में वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किए जाए। हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। यानी कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, धारा 15, एंड एवरी शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो इस प्रकार धारा 15, आज हमने धारा 7 से लेकर के धारा 15 तक का अध्ययन किया, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः आशा भी है कि इससे हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इससे जो हमारे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो न्यू कमर्स आने वाले हमारे एडवोकेट्स ब्रदर हैं, उनको इससे लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ मैं कल हम धारा 16 से आगे अग्रसरित करेंगे। धन्यवाद।